आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून दौड़ता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। भले ही सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की आज़ादी नहीं देखी, लेकिन इन्होंने संपूर्ण भारतवासियों के मन में आज़ादी के लिए एक आग भड़का दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े सारे सवाल, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा कैसे हुई, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नेताजी कैसे पड़ा, हिटलर से मुलाकात कैसे किए एवं हिटलर ने इनसे किस लिए माफ़ी मांगी, सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक और क्रांतिकारी जीवन कैसा रहा एवं इनकी मृत्यु कैसे हुई, जो कि बहुत ही रहस्य हैं। इन सारे सवालों पर हम बात करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LMC मंजीत पर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को भारत के उड़ीसा राज्य के कटक शहर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। ये जानकी नाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकी नाथ बोस उस समय एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी वकालत से कई लोग प्रभावित थे। आपको बता दें कि पहले वे सरकारी वकील थे, इसके बाद फिर इन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में काफ़ी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। जानकी नाथ बोस सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने जाते थे और लोक सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि ये खादी, स्वदेशी और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के पक्षधर थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती देवी उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्त परिवार की बेटी थी। ये बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। साथ ही इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती थी। साहसी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। सुभाष चंद्र बोस पर अपने प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। आपको बता दें कि इसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा नहीं देने दी थी। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन आंखों के खराब होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा विभाग में नौकरी हासिल की।
लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए ये नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी। इसलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और वे भारत वापस आ गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी। इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इस संग्राम में विजयी होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहला कदम समाचार पत्र स्वराज शुरू कर उठाया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए भी प्रचार प्रसार का काम संभाला। चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। जल्द ही उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता हासिल की और 1923 में बंगाल राज्य के लिए कांग्रेस के सचिव के रूप में भी काम किया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया गया। इस अखबार को चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। इसके साथ ही बोस ने कलकत्ता नगर निगम के सीईओ पद के लिए भी सफलता हासिल की। राष्ट्रहित की भावना सुभाष चंद्र बोस में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में उनका राष्ट्रवादी नज़रिया और योगदान अंग्रेज़ों के साथ अच्छा नहीं रहा। इसलिए 1925 में उन्हें मांडले जेल भेजा गया। 1927 में सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को एक आधार देकर विकसित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद को सुरक्षित कर लिया और गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अपने कामों से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। 3 साल बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर के रूप में चुना गया। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने बेनिटो मुसोलिनी समेत पूरे यूरोप की यात्रा की। वे एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिसके चलते वे यूथ लीडर के रूप में लोगों के प्रिय और राष्ट्रीय नेता भी बन गए। कांग्रेस की एक बैठक के दौरान कुछ नए और पुरानी विचारधारा के लोगों के बीच मतभेद हुआ, जिसमें युवा नेता किसी भी नियम पर चलना नहीं चाहते थे। वे खुद के हिसाब से चलना चाहते थे। वहीं पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। बोस की सोच नौजवानों वाली थी, जो हिंसा में भी भरोसा रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद गुलाम भारत को आज़ाद कराने का ही था। आपको बता दें, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन जीता था, उस समय उनके नामांकन से महात्मा गांधी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने बोस के प्रेसिडेंसी के लिए भी विरोध किया था, जबकि ये पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए ही था। बोस ने अपना कैबिनेट बनाने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेदों का भी संघर्ष किया। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों में बोस ने पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी के चुने हुए उम्मीदवार थे, उनको भी हराया था। लेकिन लंबे समय तक उनकी प्रेसिडेंसी जारी नहीं रह सकी, क्योंकि उनका विश्वास प्रणाली कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति से विपरीत थी। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन में बीमारी की वजह से वह शामिल नहीं हो सके। इसके बाद 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि बोस ने ब्रिटिश शासकों का विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के सुव्यवस्थित और अनुशासित रवैया से बेहद प्रभावित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेतृत्व से बिना सलाह लिए भारत की तरफ से युद्ध करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले के विरोध में सामूहिक नागरिक अवज्ञा की वकालत की। उनकी इस फैसले की वजह से उन्हें 7 दिन की जेल की सजा काटनी पड़ी
और 40 दिन तक गृह गिरफ्तारी झेलनी पड़ी थी। गृह गिरफ्तारी के 41वें दिन जर्मनी जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस मौलवी का वेश धारण कर अपने घर से निकले और इटालियन पासपोर्ट में आइलैंडो मेजोटा नाम से अफगानिस्तान, सोवियत संघ, मॉस्को और रोमन से होते हुए जर्मनी पहुंचे। ये घटना उस वक्त की है जब नेताजी हिटलर से मिलने गए थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को पहले एक कमरे में बिठाया गया। हिटलर ने अपने कुछ नकली खुद जैसे दिखने वाले अंगरक्षक रखे हुए थे जिन्हें पहचान करना बेहद कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की वेशभूषा में नेताजी के सामने आया और उनसे हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं हिटलर हूँ। नेताजी ने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। जिसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, रुबेल अंदाज में आकर उनसे हाथ आगे बढ़ाया और कहा मैं हिटलर हूँ। नेताजी ने भी फिर हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। फिर तीसरी बार पुनः एक व्यक्ति आया, उसी वेशभूषा में आकर खड़ा हुआ। नेताजी ने कहा मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, पर हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दे, क्योंकि मैं मित्रता के बीच दीवार नहीं चाहता। हिटलर नेताजी के अंदाज का कायल हो गया और उसने तुरंत नेताजी से पूछा तुमने मेरे हमशक्लों को कैसे पहचान लिया। नेताजी ने उत्तर दिया उन दोनों ने अभिवादन के लिए पहले हाथ बढ़ाया, जबकि ऐसा मेहमान करते हैं। जर्मनी के शासक और दुनिया के दुर्दांत तानाशाह रुडोल्फ हिटलर ने वैसे तो पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव जमा रखा था। हिटलर के सामने किसी भी बात को लेकर विरोध कर पाना दुनिया के किसी देश के लिए आसान नहीं था। वह क्रूरतम तानाशाह था। 29 मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर से मिले, मगर हिटलर भारत और भारतीयों में कोई खास रुचि नहीं रखने वाला था। हिंदुस्तान की आज़ादी में मदद करने का हिटलर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से नेताजी को निराशा भी हुई, मगर इस दौरान नेताजी को पता चला कि कई वर्ष पहले हिटलर ने माइन कॉम्फ नामक आत्मकथा में भारतीयों की बुराई की थी। इसे देखने के बाद सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। उन्होंने हिटलर से भारतीयों की बुराई किए जाने का कड़ा विरोध जाहिर किया। नेताजी का कड़ा रुख देखकर हिटलर भी हैरान रह गया। हिटलर की किसी भी सफाई को सुभाष चंद्र बोस मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार हिटलर को भारतीयों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने को लेकर न सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि अगले संस्करण में उन शब्दों और वाक्यों को हटाने का भी वचन देना पड़ा। तब सुभाष चंद्र बोस जाकर शांत हुए। तभी हिटलर समझ गया कि बोस क्रांतिकारी भारतीय हैं, जिनके रग रग में माँ भारती और भारतीय लोगों के लिए प्रेम है। एडम वॉन ट्राटजू-सोल्ज के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस ने भारत के विशेष ब्यूरो की स्थापना की, जिसने जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारण किया। बोस जी ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त होता है, और इस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान के सहयोग की मांग की। बोस ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वहीं फ्री इंडिया लीजियन के लिए लगभग 3000 भारतीय कैदी जुड़े थे। जर्मनी का युद्ध में पतन और जर्मन सेना की आखिरी वापसी से सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि अब जर्मन सेना भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में मदद नहीं कर पाएगी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की उम्मीद फिर से जगाई। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को सबसे पहले कप्तान जनरल मोहन सिंह ने 1942 में स्थापित किया था। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। बाद में रास बिहारी बोस ने इस संगठन की पूरी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी।
वहीं इसके बाद आईएनए को आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाने जाना लगा। नेताजी ने न केवल सैनिकों को फिर से संगठित किया, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अप्रवासी भारतीयों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहीं लोगों में फौज में भर्ती होने के अलावा वित्तीय सहायता भी देना शुरू कर दिया। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज एक अलग महिला इकाई के साथ भी उभर कर सामने आई। एशिया में इस तरह की पहला संगठन था। आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी विस्तार किया और इस संगठन ने आज़ाद हिंद सरकार के एक अस्थायी सरकार के तहत काम करना शुरू कर दिया। उनके पास अपनी डाक टिकट, मुद्रा, अदालतें और नागरिक कोड थे और 9 राज्यों द्वारा स्वीकृत एक्सिस थी। 1939 में नेताजी अपने भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही उनके इस भाषण ने उस समय काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। आपको बता दें कि नेताजी ने अपने इस प्रेरक भाषण में लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का भाषण का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि काफ़ी तादाद में लोग ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। सेना आज़ाद हिंद फौज के मुख्य कमांडर नेताजी के साथ ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करने के लिए भारत की तरफ बढ़ी। रास्ते में अंडमान और निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र किया गया। इसके बाद इन 2 द्वीपों का स्वराज और शहीद का नाम दिया गया। इसके साथ साथ सेना के लिए रंगून नया आधार शिविर बन गया। बर्मा मोर्चे पर अपनी पहली प्रतिबद्धता के साथ सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी लड़ाई लड़ी और आखिरकार इम्फाल, मणिपुर के मैदान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कामयाब रहे। हालांकि राष्ट्रमंडल वालों के अचानक हमले में जापानी और जर्मन सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। रंगून बेस शिविर के पीछे हटने से सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक हिंद फौज को प्रभावी राजनीतिक इकाई बनने के सपने को चूर चूर कर दिया। साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज कराने गए। तब उन्हें अपनी बुक लिखने के लिए एक अंग्रेजी टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, तो उनके दोस्त ने एमिली सेंकल नाम की एक महिला से उनकी मुलाकात कराई। इस बीच सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब बोस ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के पशु चिकित्सक की बेटी यानी अपने टाइपिस्ट एमिली सेंकल के साथ विवाह कर लिया। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से की गई थी। इसके काफ़ी समय बाद इन दोनों से एक बेटी अनीता बोस का जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की हार से निराश नेताजी ने सहायता मांगने के लिए रूस यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी के विमान का ताइवान में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी, साथ ही उस दुर्घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी संशय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा पश्चिम बंगाल विधानसभा के सामने बनाई गई है, जबकि उनकी तस्वीर की झलक भारतीय संसद भवन में देखने को मिलती है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद सेना के कार्यवाहक के रूप में सुभाष चंद्र बोस खास पहचाने जाते हैं। उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए हुए निडर और प्रेरणादायी योगदान की वजह से उनका जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना है। यह हमारा फर्ज है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। हमें अपने त्याग और बलिदान से जो आज़ादी मिले
उसकी रक्षा करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती हैं जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता है और उद्धार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। हमारा सफ़र कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नेताजी से जुड़े आपके मन में जितने सवाल थे, लगभग सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।